हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज हम अभी अकाउंट्स जो है वो शुरू करते हैं। सबसे पहले अकाउंट्स को शुरू करने से पहले कुछ बात जो है वो थोड़ा समझिए कि अकाउंटिंग जो है वो क्या है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बिजनेस के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंटिंग समझने से पहले ज़रूरी है कि हम क्या करें, थोड़ा सा एक बार बिजनेस जो है उसको समझें। बिजनेस किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या फॉर्मेट होते हैं वो समझ लें, ताकि वो समझने के बाद हमें समझ आएगा कि इसके अंदर किस तरीके से बिजनेस होता है। तो जिस तरीके से बिजनेस होता है उसी तरीके से उसके अकाउंट बनेंगे। बिल्कुल बेस से शुरू कर रहे हैं, जीरो से। मतलब शेयर जो है वो शेयर क्यों बना, डिबेंचर जो है वो डिबेंचर क्यों बना, प्रेफरेंस शेयर क्या है, इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर में क्या खासियत है, इक्विटी शेयर में क्या खासियत है। बेसिक हम देखेंगे शुरुआत से कॉन्सेप्ट किस तरीके से बने। देखो बिजनेस जो है वो क्या है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है। जैसे जैसे उसके अंदर डेवलपमेंट हुए वैसे वैसे उसके अंदर नई नई चीज़ें आई। तो पहले सिर्फ लोन होता था बैंक से, अभी अगर आप देखोगे तो बहुत सारे तरीके, लोन के भी बहुत तरीके, ADR GDR मसाला वगैरह, बॉन्ड वगैरह, अलग अलग तरीके के बॉन्ड, बहुत सारे तरीके आ गए। तो ये धीरे धीरे जिस जिस तरीके से ये बने हैं, जिस जिस तरीके से ये इनका डेवलपमेंट हुआ है, पहले अपन उस प्रोसेस को समझेंगे ताकि आपको फिर उसकी अकाउंटिंग जो वो आसानी से समझ आएगी। तो अकाउंटिंग शुरू करने से पहले हम एक बार बिजनेस का बेस जो वो देख लेते हैं, बिजनेस किस तरीके से होता है। देखिए 3 तरीके के बिजनेस होते हैं, 3 तरीके से किए जा सकते हैं। सबसे पहला ये भाई साहब, इनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपके जस्ट सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के पास, गांव में रहते हैं तो गांव के अंदर एक दुकान होती है जिसके अंदर ये जो भाई साहब है ये क्या होता है, फैमिली बिजनेस होता है। मतलब एक फैमिली जो है ये इस बिज़नेस को रन करती है। अब इसकी खासियत क्या है, नुकसान क्या है, दोनों बात करते हैं। देखो अगर अकेला आदमी बिजनेस कर रहा है, क्या उससे प्रॉफिट का बंटवारा करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, उसने जो भी कमाया वो उसका, उससे बंटवारा करने की कतई ज़रूरत नहीं है। उसने जो भी कमाया वो सारा का सारा पैसा, वो सारा का सारा पैसा उसका है। तो क्या यहाँ बंटवारा होगा क्या? नहीं, बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा नहीं होगा तो क्या बंटवारे के लिए कोई अकाउंट बनाने की जरूरत होगी क्या? नहीं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप अगर एकल व्यापार किया जा रहा है तो उस केस के अंदर, क्योंकि अकेला ही आदमी है, तो वहाँ पर प्रॉफिट का बंटवारे करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉफिट का बंटवारा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वहाँ पर उसके बंटवारे से रिलेटेड अकाउंट नहीं होगा। वहाँ सीधा अकाउंट बनाया जाएगा। नॉर्मल एक ही अकेला आदमी है तो वो देखेगा कि भाई कितने में खरीदा, कितना उसकी कॉस्ट लगी, कितना उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ, बाकी जो बचा उसका प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अब एक अकेले आदमी के पास, सबसे पहले तो बात करें फाइनेंशियल। जैसे मैं अकेला बिजनेस करूँगा तो मेरे जैसे मान लीजिए कि मैं 50 लाख लगा के एक बिज़नेस कर सकता हूँ। अब मेरी कैपेसिटी 50 लाख है तो मैं बिज़नेस जो 50 लाख के हिसाब से कर सकता हूँ। लेकिन जैसे बिज़नेस बड़ा करते हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, हम कोई यूनिट्स बना रहे हैं, तो जितनी यूनिट हम ज़्यादा बनाएंगे उतनी कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। रीज़न क्या है, क्योंकि कॉस्ट 2 तरीके की होती है। कुछ कॉस्ट जो होती है फिक्स होती है, वो उतनी ही लगेगी। जैसे रेंट है, किराया है, जैसे टोटल मान लीजिए किराया 50,000 है पर मंथ, तो वो 50,000 रहेगा। अब इसमें मैं यूनिटें ज़्यादा बनाऊंगा तो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है जो कम आएगी। मतलब 50,000 अगर किराया दे रहा हूँ और 1,000 यूनिट बना रहा हूँ तो 1,000 यूनिट को, हर यूनिट को मुझे 50-50 रुपये फिक्स कॉस्ट के कवर करने। यहीं पर अगर मैं 50,000 यूनिट बना दूँ तो उस केस के अंदर मुझे एक यूनिट से सिर्फ 1 रुपया फिक्स कॉस्ट का कवर करना। इसे क्या कहते हैं हम, इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो जैसे बिजनेस बड़ा होता है वैसे वैसे हमें क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलता है। मतलब कि बड़े होने का फ़ायदा, समझ पा रहे हो, बड़े होने का फ़ायदा। तो बड़े होने का फ़ायदा लाइक आप समझिए, जैसे अंबानी जी जो है वो हमसे कितना पैसा ले रहे हैं। कोई ऐसा है कि हर किसी से कोई करोड़ों में रुपए ले रहे हैं? नहीं, हर किसी से कितना, मंथली 200 300 लेते हैं। लेकिन ये 200 300 बहुत सारे लोगों से लेते हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो उस वजह से उनका ये जो है फ़ायदा मिलता है। लाइक सीधा आप समझ पाए, उससे कोरिलेट कर पाए। लाइक यही फर्स्ट ग्रेड का बैच अगर ऑफलाइन होता तो उस केस के अंदर इसकी फ़ीस मान के चलिए कि 30,000 40,000 रुपये होती फर्स्ट ग्रेड की। रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड था कि भाई हम मैक्सिमम 100 स्टूडेंट बैठा सकते हैं, 200 स्टूडेंट बैठा सकते हैं। मान लीजिए 100 स्टूडेंट थे और उस केस के अंदर हम 25,000 चार्ज कर रहे थे।
अब क्या हो गया, 100 स्टूडेंट की जगह हमारे अप्रोच जो है वो कितने स्टूडेंट पे हो गए, 1000 पे। 100 स्टूडेंट की जगह अब हम कितने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, 1000 पे। तो हमने 25,000 को क्या कर दिया, 2500। हमारा यहाँ एक जीरो बढ़ गया तो हमने वहाँ एक जीरो कम कर दिया, ताकि अल्टीमेटली आपको भी उसका बेनिफिट मिले। समझ पा रहे हैं बात? तो जैसे बिजनेस बड़ा होता है उसका फ़ायदा जो है वो बिजनेसमैन को मिलता है। क्लियर है? तो कॉस्ट उसकी कम हो जाती है। पहली बात फाइनेंशियल। दूसरा बात, जैसे अगर बात करें टीम सी की, अगर मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँ तो क्या मैं एक्सेल कर सकता हूँ क्या, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ क्या सारे सब्जेक्ट? नहीं। मैं अगर मेरे पास सब्जेक्ट कम होंगे तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा। अगर मैं ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा तो उस केस के अंदर क्या होगा, मेरे ऊपर बर्डन, ओवर बर्डन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, और जिस वजह से मुझे हर सब्जेक्ट के अंदर उतना डीप नहीं जा पाऊँगा जितना डीप जाना चाहिए, मतलब उतना डीप मैं पढ़ नहीं पाऊँगा। जैसे मैं समझिए लाइक मैं 4 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, या मान लीजिए 10 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो 10 सब्जेक्ट के अंदर क्या करना होगा, मुझे 10 सब्जेक्ट के लिए एक एक बुक जो है वो पढ़ सकता हूँ। अगर यहीं पर मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाऊँ तो उसी एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कितनी बुक रेफ़र कर सकता हूँ, 10 बुक रेफ़र कर सकता हूँ। मतलब मेरा नॉलेज जो है वो ज़्यादा होगा, और नॉलेज ज़्यादा होगा इसका मतलब क्या होगा, मैं और ज़्यादा डेप्थ के अंदर आपको बता पाऊँगा। तो ये क्या होता है, आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलती है। जैसे दूसरी बात करें कि भाई एक जो है ये दुकान पे बढ़िया बैठता है, इससे मतलब जो आता है उसको सब कुछ सही कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये दुकान में बैठ जाता है तो उस केस के अंदर ये बाहर अपने बिजनेस की मार्केटिंग नहीं कर सकता है। ये इसका कंस्टेंट था। तो इसने क्या किया, एक ऐसे भाई को बुलाया, मान लीजिए इसके जो कस्टमर थे, इसी को कहा कि भाई साथ में आ जाओ और अपन साझेदारी में बिजनेस करते हैं। और ये भी मान गई, फॉरेन से आई थी और इसकी बातों में आ गई, और इसने कहा कि ठीक है। तो इसने कहा कि मैं ये दुकान संभालता हूँ, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाके कस्टमरों को अप्रोच करना और उनको कहना है कि यहाँ से खरीदें। क्लियर है? तो ये क्या हो गया, टेक्निकल सपोर्ट, कि भाई एक अकेला बिजनेस जो है, एक अकेला आदमी एक जगह एक्सेल कर रहा था तो उसकी जगह अब 2 हो गए, तो 2 का फ़ायदा उसे मिलेगा। तो इससे फिर सोल प्रोप्राइटरशिप से कहाँ पहुँचे, पार्टनरशिप पे। कहाँ पे पहुँचे, पार्टनरशिप, साझेदारी। समझ पा रहे बात? कहाँ पहुँचे हम, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में फंड जो है वो क्या होगा, पैसा जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा। जहाँ मैं 50 लाख लगा रहा था, मान लीजिए हम 3 लोगों ने मिलके शुरू किया बिजनेस, तो उस केस के अंदर 50 मैं ला रहा हूँ, तो 50 संदीप सर ला रहे हैं, 50 भरत सर ला रहे हैं, तो हम 1.5 करोड़ तक पैसा लगा सकते हैं। और उस केस के अंदर हमारा जो बिज़नेस है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल मिलेगा, मतलब हमें हमारा बिज़नेस बड़ा होगा, और बड़ा होगा तो उस केस के अंदर हमें भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सीधा बताऊं, जैसे आप कहीं पे गए और मान लीजिए आप बैग खरीदने गए हैं, अगर आप एक बैग खरीदने गए हैं तो उस केस के अंदर उसने कहा कि 4,000 रुपये लगेंगे, आप कहोगे भाई साहब 3500 कर दो। अगर यहीं पर आप 10 बैग खरीदने जाओगे ना, तो आपके अंदर एक अलग सी अकड़ होगी, वो कहेगा 4,000, आप सीधा बोलोगे भाई 10 लेने वाला हूँ, रेट सही लगा, 2500 लगा, 10 ले रहा हूँ 2500 लगा। तो वो क्या होता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, क्योंकि ज़्यादा खरीद रहे हैं तो हमें कॉस्ट के अंदर हम नेगोशिएट कर सकते हैं। तो ये दूसरा हुआ पार्टनरशिप। इसके कुछ फ़ायदे हैं, इसके कुछ नुकसान हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जो मुनाफा कमाया, जो फ़ायदा कमाया, जो प्रॉफिट हुआ है, क्या वो अकेले का है क्या? नहीं जी, वो प्रॉफिट जो वो क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा जितने लोग साथ में व्यापार कर रहे हैं उनका है। क्योंकि यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ पर क्या प्रॉफिट का बंटवारा करना होगा क्या? सर जाहिर सी बात है, 2 या 2 से ज़्यादा है तो बंटवारा तो करना ही होगा। तो क्या बंटवारे के लिए कोई अकाउंट बनाया जाएगा क्या? हाँ जी सर, बंटवारे के लिए अकाउंट है जो बनाया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे नया साझेदार आएगा, नया पार्टनर आएगा, तब भी वापस प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे? मान लीजिए हम तीनों ने क्या किया, इस टीम सीए को एस्टेब्लिश किया, सेट किया, उस वक्त हमने मान लीजिए 5-5 लाख रुपया जो लगे, और एक टाइम के अंदर ये काफ़ी अच्छा खासा एस्टेब्लिश हो गया, तो उस केस के अंदर कोई पार्टनर आएगा तो क्या उसे हम 5,000 रुपये के अंदर हमारा पार्टनर बना देंगे क्या? नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम तक मेहनत की है, जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन पे हैं, तो उसका हम कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज करेंगे, तो यहाँ गुडविल वगैरह का रोल वगैरह आएगा। जो आएगा वो इन डिटेल हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ बेस देख रहे हैं कि बिजनेस किस तरीके से, तो वहाँ किस तरीके से व्यापार होता है। बाकी जैसे इसके अंदर पार्टनरशिप के अंदर मान लीजिए एक पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा काम देखता है,
तो हमें डर है कि अगर इसको कुछ हो गया तो पूरा बिजनेस जो है वो न रुक जाए। मान लीजिए जो हमारे सप्लायर है उनसे भी कांटेक्ट उसी के है, हमारे कस्टमर से कांटेक्ट उसके, तो अगर वो चला जाता है तो उस केस के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए पॉलिसी वगैरह ले सकते हैं। पॉलिसी का पेमेंट अगर पार्टनरशिप करे तो फिर उस केस के अंदर उसको किस तरीके से चार्ज करेंगे, ये इस तरीके की जो बातें हैं वो किस में होगी, पार्टनरशिप के अंदर होगी। क्लियर है? पार्टनर आ सकता है, पार्टनर जा सकता है, और इस तरीके के मामले होंगे। फिर हमने कहा कि यार पैसा तो और ज़्यादा चाहिए, मतलब और बड़े लेवल पे जानना चाहते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया पे टीम सी है जो लॉन्च करना चाहते हैं, और मान लीजिए उसके लिए हमें पैसा चाहिए 100 करोड़। अब हमारे पास कितने, 1.5 करोड़, तो उस केस के अंदर तो हम जा नहीं पाएंगे। तब फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया कि कंपनी बनाई जाए। क्या बनाई जाए, कंपनी। अब कंपनी में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो मिलके बिजनेस जो है वो शुरू करेंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। अब लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी होगी कंपनी में। आप सोचिए कि भाई मान लीजिए एक कंपनी में 1 लाख लोगों ने पैसा लगाया, आपको भी कहा कि टीम सीएम पैसा लगाना चाहते हैं तो पैसा लगा दीजिए, अपन मिल के बिजनेस करेंगे, आपने भी पैसा लगा दिया। अब जैसे ही आपने पैसा लगाया दूसरे दिन से आपने कहना शुरू कर दिया कि आप इतने बजे क्लास लो, ये लो, ये लो। अब 1 लाख में से कोई कह रहा है सुबह लो, कोई कह रहा है रात को लो, कोई कह रहा है दिन में लो, आफ्टरनून में लो, इस तरीके से लो, इस तरीके से लो, तो ये प्रॉब्लम तो क्रिएट हो सकती है। तो फिर उस केस के अंदर उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालना होगा। तो फिर हमने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए कंपनी के अंदर कि भाई शेयर होल्डर अलग रहेंगे, जो मालिक है वो अलग रहेंगे, और इस बिजनेस को मैनेज करने के लिए मैनेजर जो है वो अलग रहेंगे। मैनेजर जो है वो शेयर होल्डर के बिहाफ पे अपॉइंट होंगे और वो उनका बिजनेस संभालेंगे, वो काम करेंगे। शेयर होल्डर इनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और ये काम करके जो भी पैसा कमाएंगे वो अल्टीमेटली पैसा किनका, शेयर होल्डर का, तो ये वापस किसको देंगे, शेयर होल्डर को मुनाफा दे देंगे। ये कैसे काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब इससे क्या होगा, अब 1 लाख शेयर होल्डर जो बार बार इनको परेशान नहीं करेंगे और ये बिजनेस स्मूथली रन कर पाएंगे। ये कौन होंगे, ये टेक्निकल या प्रोफेशनल लोग होंगे जो इस बारे में बिजनेस को अच्छे से करना जानते हैं। समझ पा रहे हैं बात? तो यहाँ पर इस तरीके की बातें होगी, समझ आ रही बात? तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती क्या कि जैसे किसी दूसरे का जो पैसा है वो आपको संभालने के लिए दिया जाए, तो प्रॉब्लम तो हो सकती है, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम हो सकती है। कि ऐसा नहीं कि जो रक्षक है वो भक्षक बन जाए, मतलब जिनको हमने दिया था कि भाई तुम इस बिज़नेस को संभालना, ऐसा ना हो कि वो नीरव मोदी टाइप का निकल जाए, या कोई भी इस तरीके का आदमी जिसने क्या कर दिया वो पैसा जो है वो खा गया, इस तरीके का कुछ कर लिया, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। समझ पा रहे हैं? जाहिर सी बात है ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसको फिर वापस गवर्न भी करना पड़ता है। तो कंपनी के अंदर क्या करते हैं, फिर कंपनी एक्ट लाया गया, सरकार ने कहा कि भाई ऐसा ना हो। क्यों? क्योंकि अब 1 लाख जो है वो, अब 1 लाख जो शेयर होल्डर है जिन्होंने पैसा लगा रखा है वो सारे के सारे पैसे वाले नहीं है। उसमें से कोई हो सकता है टैक्सी चलाने वाला हो, कोई हो सकता है जो बस चलाने वाला, उसके पास पैसा जो है एक्स्ट्रा पड़ा था और उसने कंपनी के अंदर लगाया, और जिस कंपनी में लगाया उस कंपनी ने पैसा जो है वो उसके मैनेजर ने खा गया। तो वहाँ पर क्या किया जाता है, फिर उनकी जांच के लिए उनके लिए पूरे कानून बनाए गए, कंपनी एक्ट बनाया गया। उसने कहा कि किस तरीके से करेंगे, मैनेजर जो होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, उनके क्या पावर होंगे, शेयर होल्डर के क्या पावर होंगे, ये आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से इनकी बातें होगी वगैरह वगैरह, सब कुछ जो है वो बताएगा। क्लियर है? तो अभी इसके बाद हम पहले इस कंपनी को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। कंपनी के अंदर जो है वो एक होता है डिबेंचर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। अब पहले इनका कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए मान लीजिए ये शाम को ये कुछ लोग हैं जो बैठे थे, शाम को अपना जो भी टाइम पास कर रहे थे, कैसे भी करके टाइम पास कर रहे थे और बैठे थे आपस में बातें कर रहे थे। मान लीजिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि यार एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए कितना, 100 करोड़ रुपये। कितना पैसा चाहिए, 100 करोड़। कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो सबने हाँ कह दिया कि ठीक है पार्टनरशिप में शुरू करते हैं, और सबने मिला के टोटल पैसा इकट्ठा किया तो 5 करोड़ हुआ। कि 5 करोड़ तो हो पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, लेकिन ज़रूरत कितने की है, 100 करोड़ की। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट आया कि एक काम करते हैं और लोगों को बुलाते हैं,
और लोगों को बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप भी आइए इस बिज़नेस के अंदर और बिज़नेस कीजिए। अब देखिए, बुलाने का तरीका बताइएगा कि ये डिबेंचर होल्डर है या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है या इक्विटी शेयर होल्डर। पहले हम इक्विटी शेयर होल्डर को बात करते हैं। हमने कहा कि 100 करोड़ चाहिए, तो इन्होंने कहा देखो एक अकेला आदमी तो 100 करोड़ में ला नहीं सकता, तो इस 100 करोड़ के क्या किए जाए, टुकड़े किए जाए। हमने कहा कैसे टुकड़े किए जाए, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ के 10 टुकड़े कर दो, 10 करोड़ के 10 टुकड़े। हमने कहा ये क्या हुआ मतलब, उन्होंने कहा 10 करोड़ कागज़ छपवाओ, हर एक कागज़ पे 10 रुपये लिखूँ। हमने कहा नोट जैसा, मैं धारक को 10 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ वैसा। उन्होंने कहा तो ये जो टुकड़ा है, ये जो 10 रुपये देगा उसको एक टुकड़ा देंगे। हमने कहा ठीक है, ये तो अच्छी बात है। फिर इन्होंने क्या कहा कि अब जाओ पब्लिक के पास। हमने कहा पब्लिक मतलब, उन्होंने कहा जनता के पास जाओ और जनता को कहो कि जिसको भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है वो कर सकते हैं। और हमने किसी के पास जैसे 5 लाख रुपए थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसने 5 लाख के अंदर 10 के हिसाब से 50,000 शेयर जो वो खरीद लिए। अब 50,000 शेयर वगैरह खरीद लिए, तो टोटल इस कंपनी के मालिक कितने, 10 करोड़ मालिक, कितने 10 करोड़ मालिक है जो इसको बिजनेस को रन करेंगे। अब मान लीजिए किसी एक अकेले आदमी ने 5 करोड़ कर लिया, तो वो 50% जो वो बिजनेस में मालिक हो गया। किसी ने मान लीजिए 2 करोड़ शेयर खरीद लिए एक ही अकेले आदमी ने, मतलब 20% जो हिस्सा उसका अकेले हो गया। किसी ने अगर मान लीजिए 1 करोड़ शेयर खरीद लिए, तो 10 करोड़ में से 1 करोड़ इसका मतलब 10% जो टोटल है बिजनेस ये इसका। अब यहाँ पर जनता का क्या फ़ायदा, देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा तो हर किसी का जब फ़ायदा होगा तभी होगा। मान लीजिए एक कोई ये टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, और इसके पास पैसा बचता है, पैसा इसके पास बचता है। अब ये क्या करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, कोई और बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है। या फिर मान लीजिए कोई स्कूल टीचर है, गवर्नमेंट स्कूल का टीचर है, और इसकी सैलरी आती है और सैलरी से ये कुछ बिजनेस करना चाहता है, लेकिन इसके पास टाइम नहीं है। क्लियर, ये लोग हैं, इनके पास टाइम है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना आता है, लेकिन इनके पास पैसा नहीं। समझ पा रहे बात। तो देखिए मिलेंगे वही लोग जिन दोनों की ज़रूरत एक जैसी होगी। समझ पा रहे बात। जैसे आप क्लास के अंदर चाहे कितने अच्छे या कितने खराब लड़के बैठे हो, आपका जो फ्रेंड है वो वही बनेगा जो आपका नेचर है। जिस तरीके का आप है उसी तरीके का आपके दोस्त बनेंगे। अगर आपके लक्षण बेकार है तो आपको बेकार लक्षण के आदमी मिलेंगे। बैक पीछे वाली साइड में जाके आप बैठोगे, वहाँ पर आपको उन दोस्तों की तलाश पूरी होगी जिनको आप ढूंढ रहे थे। और अगर आप पढ़ने वाले हैं तो उस केस के अंदर आप जाहिर सी बात आगे जाके बैठेंगे और आपकी तलाश वहाँ पूरी होगी, आपको पढ़ने वाले जो आपके साथी है वो मिलेंगे। ऐसा नहीं बैक बेंचर नहीं पढ़ते। क्लियर है। तो अब इसके पास बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस करने के लिए इसके पास टाइम नहीं है। इनको बिजनेस करना है, इनके पास बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं है। और इनके पास आइडिया है और बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास पैसा नहीं। तो अब इससे क्या हुआ, शेयर से मान लीजिए इसके पास 5 लाख रुपए थे, तो इसने 5 लाख रुपए क्या कर दिया, यहाँ पर इसके इक्विटी शेयर खरीद लिए। तो इसका क्या हुआ, ये कंपनी बिजनेस कर रही है और बिजनेस का मालिक कौन है, ये टैक्सी ड्राइवर भी इसका मालिक है। समझ पा रहे बात। तो इसकी ज़रूरत क्या थी, चाह क्या थी, इच्छा क्या थी, इसकी इच्छा थी कि मैं बिजनेस करूं। इसकी इच्छा क्या थी कि मैं बिजनेस करूं, और वो बिजनेस जो वो इसका हो रहा है, कंपनी इसके बिहाफ पे बिजनेस कर रही है, इसने पैसा लगा दिया, बाकी ये अपने हिसाब से काम करें। इन लोगों के पास क्या था, बिजनेस आइडिया था, सब कुछ था, लेकिन पैसा नहीं था। इनके पास यहाँ से पैसा आ गया। समझ पा रहे बात, ये इस तरीके से पैसा आ गया। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों आएगी, अब ये पैसा लेके भाग गए तो उस केस के अंदर टैक्सी ड्राइवर वगैरह इनके पास तो बेचारों के पास इतनी बचत होती है, मान जैसे सत्यम वगैरह का जैसे घोटाला हुआ, तो उस केस के अंदर बहुत सारे लोगों को सुसाइड तक करना पड़ा। क्यों, क्योंकि एक शेयर जो 400 पे चल रहा है वो सीधा 10 पे आ गया। मतलब अगर 1000 शेयर है तो 400 × 1000, जिसके पास 4 लाख रुपए थे वो शाम को 10,000 रुपये का वैल्यू हो गया। तो सीधी सी बात है, वो तो एकदम, अगर उसने पैसा उधार लेके किया होगा तो उसके पास तो ऊपर ही ऊपर पैसा हो गया, तो उस केस के अंदर तो वो इंसॉल्वेंट टाइप का हो गया। तो बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी किया था। तो इस केस के अंदर गवर्नमेंट यहाँ पर आती है, बीच में सरकार आती है, और सरकार कहती है कि भाई तुम पैसा ले रहे हो तो तुम्हें कुछ रूल फॉलो करने हैं, ठीक है, और इस तरीके से काम करना है, ये चीज़ें करनी है, ये तुम्हें इनको डिस्क्लोज करना है कि कितना मुनाफा हो वगैरह। ऐसा नहीं कि ये मुनाफा कमा रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि नहीं मुनाफा तो हो ही नहीं रहा यार, बहुत मंदी चल रही है। जैसे अक्सर अपने घरों में पिताजी करते हैं
कि कुछ भी मांगो किताबों के अलावा, तो उनका एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि बेटा हाथ कड़क है, बहुत टाइट चल रहा है मामला, ठीक है। तो वैसा ना करें, यूँ नहीं कि ये खुद जो है पैसा ठीक कमा रहे हैं लेकिन इनको सही नहीं बता रहे। तो यहाँ पर कंपनीज एक्ट आया और उसने कहा कि भाई ये इस तरीके का अगर आप करते हैं तो उसके इसके अंदर आपको इनको बताना होगा, ये चीज़ें बतानी होगी, ये कॉन्सेप्ट बना। और इसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट बना शेयर का। किसका बना कॉन्सेप्ट? शेयर का। मालिक जो होते हैं कंपनी के वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा कि ये जो शेयर होल्डर है ये कौन होते हैं और ये शेयर जो है वो क्या होता है। अब मान लीजिए इन्होंने बिजनेस जो है किया वगैरह सब कुछ सही चल रहा था। अब मान लीजिए एक शाम को ये आदमी है, ये जो कंपनी चला रहा है, मान लीजिए मेन एमडी जो है वो यही है, ठीक है। ये बैंक के पास गया, इसने कहा कि यार 100 करोड़ तो ले लिए लेकिन 20 करोड़ रुपए मुझे और चाहिए और उसके लिए मुझे लोन लेना है। और ये बैंक के पास गया कि बैंक देना, बैंक जरा पैसा देना। बैंक ने कहा यस बैंक के पास जाओ, वो यस ही कहेगा, तो यस बैंक के पास जाओ। ये यस बैंक के पास गया कि बैंक 20 करोड़ रुपए चाहिए। यस बैंक ने कहा यस, वाई नॉट, क्यों नहीं, ज़रूर अभी देते हैं आपको। हमने कहा कि ब्याज क्या लगाओगे? उन्होंने कहा कि ब्याज तो देखो सर ऐसा है कि 20% लगेगा। हमने कहा यार ज़्यादा नहीं ले रहे हो? उन्होंने कहा कि ज़्यादा है तो दूसरा कोई देता हो दूसरे से ले लो। और बैंक के पास गए, कोई 22 बता रहा है, कोई 21 बता रहा है, कोई 25 बता रहा है। हमने कहा यार ये तो बहुत माथापोड़ी वाला काम हो गया। यहाँ एक और आदमी है, इसके पास पैसा पड़ा है, ये नॉर्मल जॉब करने वाला आदमी, इसके पास पैसा पड़ा है, इसके मन में बिजनेस करने का कोई ना इरादा है ना ये बिजनेस करना चाहता है, एकदम शांत आदमी। वो कहता है कि पैसा है उस पर नॉर्मल अपने को थोड़ा छोटा मोटा ब्याज मिल जाए, छोटी मोटी ज़रूरतें हैं, बच्चे की शादी हो जाए, बेटे की शादी हो जाए वगैरह वगैरह, ये इस तरीके से कि ब्याज मिल जाए, अपने ऐसा कोई माथाफोड़ी वाला काम करना नहीं। ये बैंक के पास गया, बैंक पैसा जमा करवाना है। बैंक ने कहा लाओ। हमने कहा ब्याज क्या दोगे? इसने पूछा ब्याज क्या दोगे? इसने कहा कि ब्याज तो देखो सर ऐसा है कि 5% दे देंगे, 5% दे देंगे ब्याज। अब समझिए, यहाँ ये लेने जा रहा है तो 20% ले रहा है, यहाँ देने जा रहा है तो 5%। और आप चेक भी करेंगे, अगर पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो 15-16% जो वो लगता है, और अगर एफडी वगैरह करवाते हैं तो 6-7%। और उसके अंदर भी वो इस तरीके से खेलते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा। वो 15% कहते हैं लेकिन एक्चुअल जो वो 20% होता है, वो फ्लैट रेट और इस तरीके से माथाफोड़ी करते हैं। किसी एक दिन और किसी दिन इसके ऊपर भी एक कोई सेशन लेंगे जिसके अंदर बताएंगे कि बैंक वाले जो है वो किस तरीके से ये घोटाला करते हैं रेट का मामले में। अपने को समझ ही नहीं आता है और वो रेट जो है वो एक्चुअल में कुछ और चार्ज करते हैं और अपने को लगता है कि कुछ और चार्ज हो रहा है। 5% और 20% ये दो सिचुएशन है। अब इसके पास क्या है, इसकी दिक्कत है कि यार लोन लेना है लेकिन ब्याज ज़्यादा ले रहा है 20%, और ये 5% जो है इसको इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन्वेस्ट नहीं सॉरी डिपॉजिट करना है, उसको पैसा देना है, ब्याज पे मिले इस तरीके से जमा करवाना है, लेकिन इसको ब्याज जो है बहुत कम मिल रहा है। शाम को ये भी यहाँ आया और ये भी रोने जैसा, ये भी रोने जैसा, गम का साथी, आप समझ गए, ठीक है। और दोनों साथ में ही बैठे, इस टेबल पे आके ये बैठा, इस टेबल पे आके ये बैठा। थोड़ी देर बाद माहौल बना, माहौल बनते से इसने तो रोना शुरू कर दिया कि यार ऐसी बात है कि बिज़नेस तो करना नहीं है, बिज़नेस में तो रिस्क रहती है और रिस्क मुझे लेनी नहीं, और ये सिचुएशन है कि पैसा कहीं जमा करूँ तो मुझे ब्याज नहीं मिल रहा है, मतलब सही रेट से ब्याज नहीं मिल रहा है, 5% ही ब्याज दे रहे हैं बैंक वाले लूट रहे हैं। इतना कहा तो इसने और ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। इसने कहा क्या हुआ भाई, छोड़ के चली गई? नहीं, इसने कहा कि मेरे भी दिक्कत यही है, लेकिन मेरी दिक्कत जस्ट ऑपोजिट है कि मैं बैंक से पैसा लेने गया और वो 20% ले रहे हैं ब्याज। वो कह रहे हैं 20% चार्ज करेंगे, 20% ब्याज दूंगा तो मैं कमाऊँगा क्या? और इसने और ज़ोर से रोना शुरू किया। फिर तीसरे साथी ने थोड़ी देर बाद दोनों का दिमाग क्लिक हुआ, और क्लिक हुआ तो इसने क्या कहा कि यार देख,
तेरे पास 5%, वो तेरे को ब्याज दे रहे हैं 5%, मतलब तेरे को लग रहा है कि कम दे रहे हैं, और मेरे को 20% चार्ज कर रहा है, मतलब 20% जो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, और बैंक वाले जो बीच में 15% खा रहे हैं। तो ऐसा क्यों ना करें कि अपन बीच का रास्ता निकाल दें, 10% पे कर दें। इन्होंने कहा कैसे, कि तुम एक काम करो, मुझे उधार दे दो 10% में, ठीक है, मेरे 20% की जगह मुझे पैसा कितना मिल जाएगा, 10%। तुम्हें 5% ब्याज मिल रहा था, उसकी जगह ब्याज कितना मिल जाएगा, 10%। इसने कहा वाह यार, बात तो तुम सही कह रहे हो, यूं ही बैंक वाले को क्यों दे रहे हैं बीच में इतना, इससे अच्छा है कि ये वाला तरीका ज़्यादा सही है। अब देखिए, ये पैसा व्यापार में लगा नहीं रहा है, ये पैसा उधार दे रहा है। व्यापार में लगाता तो वो शेयर होल्डर बनता, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसको पैसा उधार दे रहा है, और इसने क्या कर दिया, इसको पैसा उधार दे दिया। इसने कहा कि फिर इसने कहा कि तुम कितना दोगे, तो उसने कहा यार मेरे पास तो 5 लाख है। इसने कहा यार मेरे को तो चाहिए 20 करोड़, 5 लाख से तो क्या हो, कुछ भी नहीं हो, मेरे तो कोई काम नहीं बने। तो उन्होंने कहा एक काम करो, 20 करोड़ है, एक काम करो 2 करोड़ ऐसे कागज़ निकालो 10 रुपये वाले। हमने कहा ठीक है, एक कागज़ 10 रुपये का होगा। अब तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन इस 5% ब्याज से सेटिस्फाई नहीं है। इन्होंने कहा हाँ यार होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो इन्होंने कहा कि ऐसे सब जो है उनके लिए खुला ऑफर देते हैं कि हम 10% ब्याज देंगे। तो इस तरीके के ये 2 करोड़ जो है वो कागज़ बेचेंगे, एक कागज़ 10 रुपये का, तो 2 करोड़ बेचेंगे, तो इनके पास आ गए 20 करोड़ रुपये। और जिन को इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना था, जो 5% सेटिस्फाई नहीं थे, उनको 10% ब्याज मिलना शुरू हो गया। और ये कॉन्सेप्ट किसका बना, डिबेंचर का। समझ पा रहे बात। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि डिबेंचर जो है वो आगे वाला क्या कर रहा है, पैसा उसको उधार दे रहा है। यहाँ पर पैसा क्या किया जा रहा है, उधार दिया जा रहा है। और शेयर के मामले में वो क्या कर रहा है, पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। समझ आ रही बात। अब समझिएगा, जैसे मैंने आपसे पैसा उधार लिया, 10,000 रुपये मैंने उधार लिए, मैंने कहा कि 5% ब्याज पे दूंगा। अब मेरे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा होता है या लॉस ज़्यादा होता है, आपको कोई उससे मतलब है क्या, नहीं। आपको सिर्फ अपने जो ब्याज की रेट बताई है उससे ब्याज आपको दूंगा, बाकी आपको उससे ज़्यादा पंचायती करने की, मेरे पर्सनल जीवन में पंचायती करने की ज़रूरत नहीं। वहीं पर अगर आपने मेरे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो आप क्या हो गए, मेरे एक तरीके से पार्टनर टाइप हो गए, आप भी एक तरीके से बिजनेस के मालिक हो गए। अब बिजनेस के अंदर फायदा होता है या नुकसान होता है, तो उसके इसके अंदर चेहरे पे शिकन या चेहरे पे खुशी आएगी क्या, आपके जरूर आएगी। क्यों, क्योंकि अब इस बिजनेस के अंदर आप मालिक हैं। समझ पा रहे हो। तो शेयर होल्डर जो है वो क्या है, मालिक है, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डिबेंचर होल्डर मालिक नहीं है, तो डिबेंचर होल्डर क्या करेगा, ब्याज लेगा। समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट बना कि कंपनी होगी, कंपनी के अंदर वो अगर इन्वेस्टर चाहता है, वो बिजनेस के मालिक बनाना चाहता है, तो उसके इसके अंदर शेयर वगैरह से कर सकता है। और अगर उसे पैसा उधार लेना है तो डिबेंचर वगैरह के लिए जा सकता है। बाकी लोन वगैरह बाकी सब चलते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मेट हो गया कि 3 तरीके से इनके बिजनेस हो गए, सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बिजनेस, पार्टनरशिप साझेदारी, और कंपनी। क्लियर है। ये 3 तरीके के बिजनेस के फॉर्मेट हो गए कि तीनों तरीके से बिजनेस है जो किए जाए। अकेले में क्योंकि वो अकेला है तो वहाँ पर कोई प्रॉफिट वगैरह का बंटवारा करने की जरूरत नहीं, तो सबसे सिंपल अकाउंट बनेगा। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर है तो वहाँ पर प्रॉफिट का बंटवारा होगा, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट के बंटवारे के लिए एक अलग से अकाउंट होगा। कंपनी में डिबेंचर होल्डर होंगे, इक्विटी शेयर होल्डर होंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ होगा, तो उस केस के अंदर वहाँ पर अलग तरीके का कॉन्सेप्ट होगा। समझ पा रहे हैं। तो ये इस तरीके का इसका कॉन्सेप्ट बना। अभी आज एक बार इतना ही देखते हैं, कल से थोड़ा जो है क्लास का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। आज पहला दिन है तो एक बार इतना ही देखते हैं। ये बेसिक था बिजनेस किस तरीके से होता है। कल के सेशन में हम शुरू करेंगे कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।